हेलो। नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस अभ्यास मंडल के तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। आए दिन हमारे देश में और पूरे दुनिया में कई सारे घटनाएं होते रहते हैं और कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद थाने जिला द्वारा 15 मई से एक अभ्यास मंडल का आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास मंडल का आयोजन हर हफ्ते शनिवार को होता है। यदि आप इससे पहले दो अभ्यास मंडल का इससे पहले दो अभ्यास मंडल किया गया था, यदि आप किसी कारणवश उसे अटेंड नहीं कर पाए तो आप अखिल भारतीय एबीवीपी भिवंडी के यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो अटेंड कर देख सकते हो। और आज के अभ्यास मंडल का विषय है कोविड और आयुर्वेदा। और इस विषय पे जानकारी देने के लिए हमने वैद्य श्री सर्वेश शर्मा जी को निमंत्रित किया है। मैं आपको हमारे आज के वक्ता वैद्य श्री सर्वेश शर्मा जी का परिचय दे दूं तो सर ने सर ने अपना अंडर ग्रेजुएट बीएसडीटी आयुर्वेदा महाविद्यालय बघोली पुणे से कंप्लीट किया। सर स्टूडेंट रह चुके हैं विद्यार्थी मित्र वैद्य वैद्य एमबी कलोटकर आयुर्वेदा प्रतिष्ठान में 3 साल एज ए स्टूडेंट 3 इयर्स वहाँ के निवासी रह चुके हैं। सर ने नेशनल लेवल एमडी एंट्रेंस एग्जाम एआईएपी जीईटी को क्लियर किया है, ऑल इंडिया रैंक 40 से और महाराष्ट्र रैंक 8 से। सर ने अपना पोस्ट ग्रेजुएट समित एंड सिद्धांत आर ए पोदार आयुर्वेदा कॉलेज वर्ली मुंबई से कंप्लीट किया है सर ने अपना एमडी। और सर ने अभी तक 5 पेपर नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में अपना प्रेजेंट कर चुके हैं। सर 3 आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं अपने जर्नल्स में। और सर सेलेक्टेड है सीसीआईएम सिलेबस कमेटी फॉर संस्कृत एंड साहित्य में 2020-2021 में। और सर फाउंडर भी है, फाउंडर एंड फिजिशियन है वैद आयुर्वेदा चिकित्सालय एंड पंचकर्मा सेंटर नालसुपारा वेस्ट वसई पालघर। तो ये रहा सर का परिचय। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि आप कृपा करके इस विषय को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। नमस्कार। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस, यू आर ऑडिबल। या धन्यवाद। आनंद जी, आपको धन्यवाद हमारा परिचय देने के लिए। काफी अच्छे शब्दों में आपने और काफी कुछ बढ़ा बता के आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ एबीवीपी थाने को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ऐसे मतलब कि कठिन परिस्थितियों में और कठिन समय में ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू आप आयुर्वेद और कोरोना के ऊपर जन जागृति फैलाने के लिए इस प्रकार के लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा है कि इसी तरह आगे भी लेक्चर्स कंटिन्यू करें। देखिए, आज का जो लेक्चर्स होगा, हम कुछ बताएंगे जो कोविड और कोरोना 9 जो है, और उसके लिए आयुर्वेद से हम क्या कर सकते हैं। मॉडर्न के लिए पिछले 1.5 सालों से आई थिंक करीब करीब 1.5 साल हो जाएंगे। और हम आयुर्वेद उसके कैसे इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, एलोपैथ या फिर मॉडर्न साइंस के हिसाब से आप सभी जानते हैं या फिर उससे बहुत वाकिफ होंगे। मैं यहाँ पे जो आपको जो अवगत कराने वाला हूँ वो ज्ञान जो है पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक होगा। और आयुर्वेद के हिसाब से कोरोना को, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कोरोना को कैसे देखता है या फिर क्या समझता है, किस हिसाब से उसकी चिकित्सा सोचता है और करता है, इसके बारे में। और इसके अलावा आप अपने अपने घर पे आयुर्वेद को किस तरह कोरोना जैसे बीमारी में उपयोग में ला सकते हैं, इन सारी बातों का मैं अवगत कराऊंगा। लेक्चर के अंतिम में हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप में से जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो लेक्चर को ऑनलाइन सुन रहे हैं, अंतिम के 10 मिनट में या फिर जो भी रहेगा, आपके जो प्रश्न रहेंगे आप पूछ सकते हैं, और मैं भरसक अपना प्रयत्न करूंगा कि आपके प्रश्नों का समाधान कर सकूं। तो आप सभी में से कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, शायद बीएमएस के स्टूडेंट्स भी होंगे, और कुछ लोग जो हैं कि
एबीवीपी के कार्यकर्ता है या फिर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से संपर्क में आने के कारण आज ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो एक प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स भी होंगे, और एक विद्यार्थी भी होंगे, जो कि बहुत जरूरी हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मेरी जो भाषा है आप दोनों जन को समझ में आए, इस हिसाब से ही मैं अपना लैंग्वेज रखूंगा। मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स नहीं यूज करूंगा, ताकि आप सभी लोगों को सादे से सादे और सिंपल से सिंपल भाषा में ये समझ में आ जाए। आज का जो विषय है कोविड और आयुर्वेद, ऐसा मैं देखूं तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि कोरोना क्यों आया, क्या कारण था कि कोरोना इतना एकाएक इतना जल्दी आया और इतना जल्दी फैल गया। लेकिन क्या है, कोरोना साथ पहली बार ऐसा हो रहा है भारतीय संस्कृति में या फिर विश्व के इतिहास में? अगर हम देखेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना या फिर कोविड नाम का एक वायरस डिजीज है जिसको हम वायरल कहते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले ही करीब करीब 100 साल पहले भारत में या फिर पूर्ण विश्व जगत में सन 1920 के आसपास स्पेनिश फ्लू नाम का एक ऐसा ही वायरल डिजीज हुआ था, और करीब करीब इससे ज्यादा मौतें उस काल में भी हुई थी। और इनका वर्णन आयुर्वेदिक संहिताओं में, ग्रंथों में भी ऐसी महामारियों का वर्णन आता है, जिनको हम जनपदोध्वंस इस नाम से कहते हैं। उसमें दो टर्म अगर देखेंगे, जनपद उद्ध्वंस का मतलब होता है कि जनपद मतलब आज भी यूपी या फिर उत्तर के कुछ जो गांव हैं, वहां पे जिला को जनपद कहा जाता है। जिला जिसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उनसे आज भी जनपद लिखा जाता है। जनपद मतलब कि ऐसा पद जहाँ पे जन मतलब जनसमूह, लिविंग ऑर्गन, जो समूह है, सोसाइटी के लोग हैं, रह पद कहा जाता है। और वंश मतलब उसका नाश होना। अर्थ ये है कि जैसे हम आज पैंडेमिक पैंडेमिक जिस अंग्रेजी में कह रहे हैं, तो उस समय इसे आयुर्वेदिक भाषा में जनपद उद्ध्वंस कहा जाता है। मतलब कि कुछ क्षणिक समय में ही एक पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरा जनपद, पूरे के पूरे जिला, देश, राज्य का नाश हो जाना किसी कारणवश। और स्पेशली यहाँ पे ये जो कारण है, ये किसी न किसी और तरीका नहीं, बीमारी के कारण, किसी विशिष्ट प्रकार की बीमारी के कारण इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। कुछ ऐसे ही जनपद उद्ध्वंस के लक्षण आप अगर इतिहास में अगर आपको ज्ञान होगा, तो जिस समय सिकंदर जो है कि तक्षशिला के रास्ते से या फिर सिंध के रास्ते से भारत में घुस रहा था, तो ये कुछ ऐसी प्रकार की बीमारियां फैलाई गई थी चंद्रगुप्त और चाणक्य द्वारा उनकी सैनिकों में या फिर बटालियन में। एक प्रकार का आप कह सकते हैं बायोवार था उस समय। तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे आपको एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे कि जहाँ पे इस प्रकार की बीमारियां, ये पहली बार नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो बीमारी है, एक प्रकार की वायरल डिजीज कह सकते हैं या फिर पैंडेमिक कह सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है ये। दूसरी बात, ये क्यों हुआ, क्या कारण था कि पैंडेमिक क्यों हो जाते हैं? तो आयुर्वेद में इसका बड़ा ही सीधा साधा उत्तर है। आयुर्वेद में एक जगह ऐसा है कि आयुर्वेद का जो ग्रंथ है वो शिष्य और गुरु परंपरा से रहता है, कि आयुर्वेद के सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वो शिष्य जो है अपने गुरु से प्रश्न पूछता है और गुरु उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि किस कारणवश ये बीमारी हुई। तो उस समय भी जनपद उद्ध्वंस के बारे में चरक संहिता में जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है अपने गुरु से। तो गुरु से यह प्रश्न पूछने के बाद गुरु उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जैसे शिष्य कारण उस शिष्य के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि क्या कारण था कि सबको एक जैसी ही बीमारी हो रही है, जबकि सबका उम्र अलग है, सबका सेक्स अलग है। कोई स्त्री, कोई वृद्ध है, कोई काल के हिसाब से, मतलब कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई युवा अवस्था में है, और कोई किसी देश में रहता है, कोई अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग उम्र के लोग हैं, अलग अलग प्रकार का खान पान है। फिर भी सभी को एक प्रकार का व्याधि क्यों हो जा रहा है, सबको एक प्रकार के ही लक्षण क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? तो इसमें उनके जो गुरु रहते हैं वो उत्तर करते हैं कि आप बरोबर प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन इतनी सारी डिफ्रेंशिएशन होने के बावजूद, इतनी सारी भिन्नता होने के बावजूद, इन चार चीजें ऐसी हैं कि जो इन सभी में बहुत कॉमन होती हैं। वो चार चीजें हैं: जल, वायु, देश और काल। ये चार चीजें हैं जो हम में, आप में और शायद
इस पृथ्वी पे रहने वाले सभी जीव जंतुओं को बहुत ही कॉमन है, मतलब इसका सेवन आप सभी लोगों को करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। मैं फिर से बता रहा हूँ, जल, देश, काल मतलब समय, और वायु, और ये चीजें एक के बाद एक खराब होती जाती हैं। तो इनके प्रदूषण की वजह से या फिर इनकी मानव निर्मित कारणों से जब ये चार चीजें दूषित होती हैं, तो एक ही प्रकार के विकार, जिसको रोग, तैयार हो जाते हैं। तो आज के काल में भी कोरोना की उत्पत्ति में एक आयुर्वेदिक अप्रोच जो है, यही समझा जा रहा है कि प्रकृति से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है, खिलवाड़ किया गया है। और कारण भी ऐसे हैं कि आप देखेंगे कि जब कोरोना का स्टार्टिंग फेज आया तो वो शहरों से शुरू हुआ, अर्बन एरिया से शुरू हुआ। क्यों हुआ अर्बन एरिया से? तो एक कारण ऐसा भी बताया जा रहा है कि शहरों की जो गंदगी है, जो आप देखेंगे कि मल का निकासीकरण के लिए जो मार्ग बनाया जाता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सिटीज हैं, मुंबई जैसे सिटीज देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही कॉम्पैक्ट है। कुछ सब बहुत ही एरिया बहुत सघन है, मतलब कुछ लिमिटेड ही पॉपुलेशन में, बहुत लिमिटेड एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है। उसके वजह से वहाँ का मल निस्कारीकरण नहीं हो रहा है, मल निकल नहीं रहा है, लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं। घर के अंदर ही टॉयलेट है, अच्छा ठीक है, घर के अंदर टॉयलेट होना अच्छी बात है, मल की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन उसकी साफ सफाई की बात हो जाती है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके बाथरूम का जिसको सीवेज ड्रेनेज का सिस्टम है, उसके ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है, नगर निगम उसके ऊपर किस प्रकार से ध्यान दे रही है। कचरा जो हम अपने घर से डेली टू डेली निकालते हैं, उनका वेस्ट कैसे हो रहा है। और इन सारी चीजों का जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं कि हम एसी ले रहे हैं, या फिर एसी की सुविधा ले रहे हैं, या फिर घर अलग अलग जंगलों को काट कर घर बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। मतलब अपनी वातावरण को एक तरह से प्रदूषित किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सिर्फ वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, उनको रिप्लेनिश करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। और एक बात ध्यान में रखिए, जब हम जंगलों का विनाश करते हैं या फिर किसी प्रकार के नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं, तो सिर्फ वो वनस्पति ही वहाँ की नाश नहीं होती, उस वनस्पति पे रहने वाले जीव जंतु या फिर उस जमीन के अंदर रहने वाले जीव जंतु, इनका एक अपना खुद का इकोसिस्टम होता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए, और कहीं ना कहीं अपना जो प्राकृतिक इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है, और उसके डिस्टर्ब होने की वजह से ये सारी चीजें जो है, कोरोना प्रकार का एक वायरस है जो मानवीय शरीर में, इसके पहले तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मानवीय शरीर में बहुत सारे वायरस रहते हैं, लेकिन वो म्यूचुअल कंजेशन रहता है उनका, एक दूसरे के साथ समन्वय बना रहता है, जिसकी वजह से उनके कोई हार्मफुल इफेक्ट मानवीय शरीर पे नहीं होते। परंतु यहाँ पे जो कोरोना जैसे वायरस हैं, जिनके लक्षण हमें आप सभी को पता है क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सारी लक्षण यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति को प्रकृति से छेड़छाड़ या फिर प्रकृति से खिलवाड़, अब वो काल ले लीजिए, वायु ले लीजिए, मतलब अपना एयर पोल्यूशन कह लीजिए, वाटर पोल्यूशन कह लीजिए, यही सब कारण इसके मूलभूत कारण हैं। दूसरा कारण जो है, जिसको हम समझते हैं कि जीवन शैली, जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसमें क्या आ जाता है कि आजकल आप देखेंगे कि स्पेशली जो शहरीकरण है हो रहा है, या फिर अर्बनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे एक गति की होड़ लगी रहती है, स्पीड, हर चीज में स्पीड चाहिए, हर चीज में कंफर्ट चाहिए, आजकल के लोगों का डिमांड है। ठीक है, अच्छी बात है, स्पीड चाहिए, और हर काम तेजी से होना चाहिए। और इस तेजी से काम करने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपना खुद का लाइफस्टाइल, अपना जीवन शैली, जिस प्रकार आज से 50 साल पहले या फिर 30 साल पहले हमारे पिताजी जब बचपन में थे, या फिर हमारे दादाजी जब यंग थे, वो जिस प्रकार से रहते थे, अब उस हिसाब से नहीं रह गया। आजकल मार्केट में आप देखेंगे कि खाने के लिए विविध प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि उन्हें हम कहते हैं जंक फूड या फिर पैकेट फूड। खाने की सारी मटेरियल्स जो हैं, आप देखेंगे कि पैकेट में आने लगती हैं, और पैकेट में आने की वजह से कुछ फूड स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी मैनेज मेंटेन करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत आपको एक विशेष प्रकार का प्रिजर्वेटिव
उस पैकेट फूड में डालना पड़ता है, अदरवाइज वो पैकेट फूड खराब हो जाएगा। तो वो जो प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं वे विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं, जो कि अपने शरीर के लिए एक मात्रा से अधिक अगर सेवन करेंगे तो हानिकारक होता है। अलग अलग प्रकार के विकारों को उत्पन्न करता है, रोगों को उत्पन्न करता है, साथ ही साथ आपके शरीर की व्याधि क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो भी कमजोर हो जाती है। तो एक ये मैटर हो गया। दूसरा चीज है कि जंक फूड, मतलब कि जो पैकेट फूड, जंक फूड। और आज हम रहते हैं भारत में, लेकिन हम अपना नाश्ता वेस्टर्न कल्चर की तरह कर रहे हैं। मुझे वेस्टर्न कल्चर का कोई विरोध नहीं है, परंतु आयुर्वेद के हिसाब से या फिर अपनी जीवन शैली के हिसाब से जैसा कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष, और वैसा ही आहार ये होना चाहिए। आप जहाँ पे रह रहे हैं उस माहौल में, उस वातावरण में, उस काल में जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। यदि आप उस प्रदेश को छोड़कर अलग आहार सिर्फ जीभ के लोलुपता की वजह से, मतलब कि जीभ को टेस्ट मिले ज्यादा, इस कारण से अगर आप ऐसे प्रकार के आहार सेवन करते हैं तो ठीक है, आपको वो सुखकारक हो सकता है लेकिन हितकारक नहीं हो सकता, मतलब कि वो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएगा। तो ऐसे आहार का भी एक कारण इसमें माना जाता है। अब इसलिए ये सारी चीजें हैं कि हम दो चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं अगर आप देखेंगे। तो एक तो हम अपने प्रकृति पे डिपेंडेंट होते हैं, हमारे आजू बाजू का हवा कैसा है, प्रदूषण कैसा है, हमारे हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पे, या फिर हम और आप जिस खेत की अन्न खा रहे हैं, जिस खेत से अन्न मिल रहा है, या फिर जहाँ से हमारी भाजी आ रही है, इसका सोर्स क्या है, इसको भी समझिए। कहाँ से वो भाजी आ रही है, वो अन्न जो हम खाते हैं वो कहाँ से आ रहा है, उसमें कितने ज्यादा प्रमाण में पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और इसका कहीं पे भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता। हम मार्केट में जो चावल खरीदते हैं, सिर्फ चावल खरीदते हैं और पैसे देते हैं, कहाँ से आया है, नया है कि पुराना है, इसका भी कोई ध्यान नहीं रखता। भाजी कहाँ से ले रहे हैं, तो सिर्फ हरी ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम से ग्रीन वेजिटेबल्स बेची जाती हैं। कहाँ से आई वेजिटेबल्स, इनका पानी का सोर्स था, कैसे उगाए गए, कौन से खेत से, इसका भी कोई नहीं रखता। तो कहीं ना कहीं हम अपने खाने के लिए और अपने वातावरण को, दोनों को हम नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं, दुर्लक्ष्य करते आ रहे हैं, जिसके कारण से हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, व्याधि क्षमता है, क्रमशः डिक्रीज होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। तो ऐसे में कोरोना ही नहीं, कोई भी अन्य दूसरे प्रकार के अगर व्याधि होंगे, जो ऐसे इस प्रकार की पैंडेमिक कंडीशन जब निर्माण होंगी तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, कोरोना से पहले स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले शहरीकरण में ही या शहर में रहने वाले लोगों को ही ज्यादा हुआ। तो उसका कारण तो मैंने बता दिया कि शहर का प्रदूषण, शहर का हवा का लेवल, शहर का वातावरण ये काफी डिस्टर्ब्ड है एज कम्पेयर टू गाँव का। दूसरा कारण था कि वृद्ध लोग जो थे, ऑलमोस्ट 50 साल के ऊपर या फिर 45 साल के ऊपर हैं जो लोग हैं, उन्हें भी कोरोना बहुत जल्दी हुआ। इसका कारण एक ये है कि वृद्ध लोगों का शरीर का जो धातु बल होता है, शरीर के आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुएं समझी जाती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। तो ये जो धातुएं होती हैं, इन्हीं के ऊपर या और 3 दोषों के ऊपर हमारा शरीर निर्भर करता है। तो जब ये वृद्धावस्था में शुरू हो जाते हैं, या फिर वृद्धावस्था में एक एज पर्टिकुलर, मतलब 50 के ऊपर या फिर 65 के ऊपर डिपेंड हो जाती है, तो शरीर की धातुएं क्षीण हो जाती हैं। प्लस आपके शरीर की धातुएं, आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस प्रकार सो रहे हैं, इन सारी चीजों पर डिपेंडेंट करता है। अगर आप बहुत ही दीर्घ कालों से या फिर 20 से 25 सालों से किसी ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ की हवा बिल्कुल शुद्ध नहीं है, वहाँ का पानी शुद्ध नहीं है, वहाँ पे आजू बाजू वनस्पतियां नहीं हैं, बड़े वृक्ष नहीं हैं जो आपको फ्रेश ऑक्सीजन अवेलेबल कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको हम कहा जाता है, वो बहुत ही कम हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाती है। तो ये कारण हो सकता है। तो वृद्ध लोगों में ये व्याधि उत्पन्न होना बहुत बड़ा कारण था, और इसके लिए मैंने आपको कारण अभी बताया। दूसरा एक हम देखेंगे कि ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा काल से एलोपैथिक की कुछ दवाइयाँ, स्पेशली मैं बताना चाहूंगा कि एंटी डायबिटिक जो है, पेन किलर्स हैं, या फिर स्टेरॉइडल ड्रग्स हैं,
या फिर आप कह सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जिनको हृदय की कोई विकार है, ऐसे दवाइयां सालों साल से, या फिर थायराइड की दवाइयां हैं, या फिर कुछ लोग मोटे हैं, लठ जिसको कहते हैं, ओबेसिटी जिसको मतलब कि वजन ज्यादा होना, इस प्रकार की स्थिति है। तो यहाँ पे जब ऐसी स्थिति होती उत्पन्न होती है, तो ऐसे लोगों में ऐसे एलोपैथिक के मेडिसिन जो है जब दीर्घकाल से सेवन किया जाता है, तो इन मेडिसिन को आप समझेंगे, किसी भी एलोपैथिक का मेडिसिन आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, कोई भी एलोपैथिक के मेडिसिन हो, उन सारी मेडिसिन को एक प्रमाण दिया रहता है कि इतने प्रमाण में ही लेना है। और उसके अलावा उन सारे मेडिसिन को एक साइड इफेक्ट होता है, एडवर्स रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद हिपैटोटॉक्सिसिटी मतलब लीवर की टॉक्सिसिटी और किडनी की टॉक्सिसिटी। लीवर और किडनी क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लीवर आपके पचन में सहायक होता है और किडनी आपके शरीर से मल भाग जो होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो यदि आप बहुत ही दीर्घकाल से इन दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो कोविड के काल में ऐसा देखा गया कि जब अच्छी से अच्छी दवाइयां रुग्णों को या फिर व्यक्तियों को देना शुरू किया गया, तो जिनके किडनी में ऑलरेडी इशू है, पहले से किडनी में प्रॉब्लम है, या फिर लीवर में प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज है, जिनको ऑलरेडी पुराना डायबिटीज है और उनके डायबिटीज की दवाइयां चालू हैं, तो इनकी इम्यूनिटी तो 15-20 साल से ऑलरेडी दवाइयां खा खा के खराब खराब हो चुकी हैं। तो ये लोग जो थे, इम्यूनिटी इनकी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, और ज्यादातर आप देखेंगे डाटा उठा के, तो जिनकी मृत्यु हुई है उनमें से पहले से कोई ना कोई बीमारी थी और बहुत ही दीर्घकाल से वे ऐसे एलोपैथिक की दवाइयों का सेवन कर रहे थे। तो ये एक कारण था कि इम्यूनिटी पहले से ही कम थी, और इनका किडनी का या फिर लीवर का जो है, आप कह सकते हैं कि फंक्शनिंग बहुत खराब था। इसके अलावा कोई और सिस्टमिक डिसऑर्डर्स है जिसमें हम कह सकते हैं कि जिनको अस्थमा की शिकायत थी। आप देखेंगे कि कोरोना का जो वायरस है या फिर जो भी इसके रिलेटेड जो तकलीफ थी, हम लोग कहते हैं कि प्राणवश स्रोतस, मतलब कि आपके फुफ्फुस से लेके बाकी का मतलब लंग्स से रिलेटेड जो बीमारियां थी वही इनमें बहुत ज्यादा थी। तो जिनको अस्थमा जैसी बीमारियां, जिसको हम कहते हैं कि श्वास लगना, मराठी में जिसको कहते हैं धाप लगने, जिसको श्वास की बीमारी हो जाती है, तो वैसे केसेस में भी इन लोगों का मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ा, या फिर बीमारी होने का, रुग्ण पॉजिटिव आने का चांसेस इन लोगों में भी बहुत ज्यादा था। तो ये सारी चीजें हम जब समझ रहे हैं कोरोना को इस काल में, तो अपने प्राकृतिक संपदा जो है, प्राकृतिक हमारा जो नेचर है, उसको डिस्टर्ब करना और दवाइयों का अति मात्रा में सेवन करना, उसके साथ साथ हम जो आहार सेवन कर रहे हैं, वो उसमें सकसता नहीं रह गई है, सकसता नहीं रह गई है, मतलब कि सिर्फ आहार हम सेवन कर रहे हैं, लेकिन उस आहार से हमें जिस प्रकार का ताकत मिलना चाहिए या फिर जो पोषण वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहे, क्योंकि उस आहार को उत्पन्न करने के लिए जब फसल उत्पन्न की जाती है, तो हम जो जिस प्रकार के फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, वो अब नहीं कर रहे हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले अगर आप खेतों में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि गाय के गोबर का एक विशिष्ट प्रकार का बना हुआ खाद खेतों में डाला जाता था, या फिर भेड़ बकरियों को चराने वाले अगर कोई आते थे, तो उनको 1 या 2 दिन तक अपने खेतों में बिठाया जाता था। मतलब करीब करीब 50 से 100 भेड़ बकरियां आपके खेतों में 2 दिन तक बैठती थी। होता क्या था, उनकी विष्ठा यानी मल जो होता था वहीं पे कलेक्ट होता था, जिससे आपके जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती थी, और आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब डालने की जरूरत नहीं होती थी। तो ये आपके कहीं ना कहीं जहन में होना चाहिए कि ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमजोर कर रही हैं। दूसरा चीज हो गया कि आप सबसे ज्यादा अमाउंट में हम एक लिक्विड जो यूज करते हैं, जैसे हम दूध कहते हैं, आयुर्वेद में दूध को अमृत कहा गया है और दूध को पूर्ण आहार कहा गया है। तो ये जो दूध है, वो दूध हम कैसा पी रहे हैं, ये भी एक बात ध्यान देने की जरूरत है। पहले हमारे यहाँ पे देसी गाय हुआ करती थी, जिसके द्वारा हम, या फिर भैंसों का हम दूध पिया करते थे। आज हम जो दूध पी रहे हैं वो पास्चराइज होके आता है, प्लस वो जर्सी गाय की होती हैं, जो कि आप दूध की क्वालिटी पे नेट पे अगर सर्च करेंगे तो आपको वो A1 टाइप या फिर B1 टाइप, A2 टाइप ऐसे मिल जाएंगे। तो जर्सी गाय के दूध में प्रमाण बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो गांव के जो गोपालन करते हैं, जो किसान हैं या फिर जो गोपालन करते हैं, गुरु रखते हैं, दूध का अति जास्त या मतलब कि ज्यादा प्रमाण में मिले, इसीलिए वो जर्सी गाय को पालन करते हैं, देसी गाय को नहीं रखते हैं क्योंकि उसका दूध कम आता है। तो उसके वजह से भी ये एक कारण है, बच्चों को ही शुरुआत से ही उन्हीं जर्सी गाय का दूध पिलाया जा रहा है।
तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी तीन चार चीजें बताई वो कहीं ना कहीं आपको बहुत जरूरी है। आ, दूसरा चीज, आज हम मैंने जैसे बताया कि हम आजकल बहुत ही फास्ट लाइफ में जी रहे हैं। हर चीज हमें बहुत ही स्पीडी तरीके से चाहिए। स्पीडी कहने का मतलब है, एक मिनट है। हाँ, स्पीडी कहने का मतलब है कि बहुत ही तेजी तरीके से चाहिए, और इस तेज रफ्तार के लाइफ में हम अपना आहार, आचार, विचार, जो अपना खुद के पर्सनल लाइफ है, वो पर्सनल लाइफ हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि हमें सुबह उठने के बाद अच्छे तरह से मल विधि त्याग करने का, मतलब शौच जाने के लिए भी समय नहीं रहता। और उसमें से व्यायाम की तो बात छोड़ दो। हमारे यहाँ पे योगा डे चालू है कि ठीक है, एक पर्टिकुलर डे बना दिया गया है कि इस दिन हम योगा करेंगे, और पूरा विश्व आज उस योगा डे को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या योगा सिर्फ योग के दिन पे ही करना है? ऐसा नहीं है। उसको अपने जीवन भर के लिए उसको बनाइए, व्यायाम कीजिए जिससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहे। दूसरी चीज, अपने यहाँ पे पहले था कि एक काल के हिसाब से हम आहार को सेवन करते थे। जैसे कि आप कैलेंडर, आप अंग्रेजी कैलेंडर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जनवरी फरवरी ऐसे करके महीने रहा करते हैं, 12 महीने। लेकिन भारतीय पद्धति से आप देखेंगे तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये जो महीने हैं, एक्चुअल महीने ये हैं, क्योंकि इनका संबंध सूर्य और चंद्र की गति से होता है। जो अपना सौर मंडल है, सौर मंडल, सोलार सिस्टम जिसको कहते हैं, उनका संबंध इन महीनों से है। क्यों है? क्योंकि इन्हीं महीनों की वजह से उत्तरायण और दक्षिणायन, मतलब चंद्रमा से या फिर चंद्रमा की गति पृथ्वी से या फिर सूर्य की गति पृथ्वी से बहुत ही संबंध है। और गर्मी आना, ठंडी होना, बारिश होना, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे लगी रहती हैं, जिसके वजह से हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति में पहले आप एक पर्टिकुलर रेजिमेंट बना हुआ है कि आप इस काल में यही आहार खाएंगे। मतलब ग्रीष्म ऋतु का आहार ऐसा ऐसा है, इस हिसाब से आपको फॉलो करना है। वसंत ऋतु, मतलब कि जब ये जो अभी चल रहा है वसंत ऋतु, या फिर इसके पहले, अभी तो ग्रीष्म ऋतु करीब शुरू हो गई है, इसके पहले का जो वसंत ऋतु था उसमें भी एक पर्टिकुलर आहार आपको लेना है। प्लस शीत ऋतु आएंगे, वर्षा ऋतु आएगा, या फिर हेमंत ऋतु जो दिसंबर या फिर जनवरी का महीना होता है, जिस समय ठंडी बहुत पड़ती है, तो वहां पे भी एक विशिष्ट प्रकार का आहार आपको सेवन करना होता है। सो कहीं ना कहीं हम उस चीज को भूल चुके हैं। और उसको भूल जाने की वजह से हम कोई किसी भी प्रकार का आहार किसी भी ऋतु में सेवन कर ले रहे हैं, तो उसके आपको साइड इफेक्ट्स आपके बॉडी पे दिखेंगे। कहीं ना कहीं उसकी आपकी इम्यूनिटी पे भी उसका फर्क पड़ रहा है, जिसके कारण से अकालीन किसी काल के समय में, मतलब कि अकालीन विविध प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जा रही हैं, और अलग अलग प्रकार के लक्षण निर्माण हो जा रहे हैं। तो ये कोरोना को निर्माण करने में एक हाथ है, इस काल का भी एक हाथ है। अब अगर हम कोरोना के बारे में बताएंगे कि भाई कोरोना वायरस है क्या चीज, मतलब कैसे उत्पन्न हुआ, और किस कारणों से निर्माण हुआ, इसका कारण क्या था, कोरोना है क्या, वायरस है क्या, पहले लोगों के मन में शंका आएगी। तो वायरस जिस हिसाब से अभी तक सर्च हुआ है, मॉडर्न के हिसाब से अगर मैं थोड़े में बता दूं, तो वो कहते हैं कि ये ना जीवित जीवित है ना मृत्यु में है, मतलब ये ना मृत है ना जीवित है, ये दोनों के बीच की एक स्थिति है। मतलब जीवन का वो स्टेज जो जीवन और मृत्यु दोनों के बीच में रहे, उसको हम वायरस कहते हैं। अंग्रेजी में अगर इसको कहें तो ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लाइफ, दैट इज अ वायरस। और क्यों इसको एक ज्यादा से ज्यादा लोग इसको एक जीवित तौर पे मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ डीएनए या फिर आरएनए होता है। और ये तब तक जीवित नहीं रहता जब तक ये किसी शरीर के सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर खुद को प्रविष्ट न कर ले, तब तक ये जीवित नहीं रहता, एक प्रकार से मृत ही कहा जा सकता है। परंतु एक बार ये अपने शरीर के किसी भी सेल्स के अंदर, जिसको हम होस्ट कहते हैं, तो होस्ट सेल के अंदर जिस प्रकार एक बार ये एंट्री कर गया, तो एंट्री करने के पश्चात वो उस सेल्स को अपने पूरे कंट्रोल में ले लेता है, वो वायरस अपने कंट्रोल में ले लेता है, और उस सेल की सारी एनर्जी, सारा फूड मटेरियल यूज करके अपने जैसे वायरसों की उत्पत्ति और करता है, जिसके बहुत तेजी से अपने ही जैसे वायरस की उत्पत्ति करता है।
तो ये वायरस का इन जनरल है। आयुर्वेद के आजा हिसाब से आजा आजा। अच्छा, आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक मिनट हम आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेद में इसे भूत, सूक्ष्म जंतु या फिर कृमि, मतलब जंत, जिसको मराठी में जंत या सूक्ष्म जंत या फिर कृमि के नाम से हम इसे समझते हैं। तो जब हम इस प्रकार से इसे समझते हैं तो इसका वर्णन जो है चरक विमान स्थान सात में इसके वर्णन आए हैं, जिसमें सूक्ष्म सूक्ष्म जंतुओं या फिर कृमियों के बारे में वर्णन बताया गया है। और उन्होंने चरक संहिता में आयुर्वेद में लिखा गया है कि इसमें से कुछ कृमि आपको आंखों से दृश्य होते हैं और कुछ इतने सूक्ष्म होते हैं कि आपको आंखों से दिखेंगे नहीं, मात्र इनके लक्षण आपको हो जाएंगे। और कहीं पे इन्हें भूत, इन शब्दों से सुश्रुत संहिता में भूत शब्द जो है उससे इनको वर्णित किया गया है और उसकी विविध प्रकार की चिकित्साएं भी दी गई हैं। और ठीक है, तो अभी तक का जो मैंने इसके कारण बता दिए। आयुर्वेद के हिसाब से कोरोना को, वायरस को हम किस हिसाब से देखते हैं, तो हम सूक्ष्म भूत या फिर कृमि के हिसाब से देखते हैं। इसके पहले हमने कोरोना के आगम का कारण क्या था, तो कारण में हमने बता दिया। व्याधि क्षमत्व नाम का चीज बताया, इसके साथ जनपद उद्ध्वंस, मतलब कि पेंडेमिक नाम का कंडीशन आयुर्वेद में भी वर्णन है और इसके पहले भी काफी बार हो चुका है, ऐसे भी वर्णन हमारे पास आते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में काल का विचार भी करेंगे। हमने आपको ये भी बताया कि अ, ये किस लोगों में और किन लोगों में ज्यादा प्रमाण में हुआ। जैसे कि हमने बताया कि जो लोग एलोपैथिक मेडिसिन पे बहुत ज्यादा काल से ले रहे हैं, और या फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय विकार या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी से बहुत ज्यादा काल से जूझ रहे हैं, और जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गई है, व्याधि क्षमत्व बल जो है कमजोर हो गया है, ऐसे लोगों में कोरोना का प्रसार बहुत ही तेजी से हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसका विविध जो हम लोगों ने समझा कि ये क्या कारण था, अभी तक कारण समझ लिया। अब हम इसकी चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा हम जाएंगे। यदि अगर मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ या फिर बहुत तेजी से जा रहा हूँ तो आप लोग कृपया मुझे बताइए, मैं और स्लो ले लूंगा। अ, चिकित्सा के हिसाब से अगर हम देखें आयुर्वेद में क्या हम चिकित्सा कर सकते हैं, क्या आयुर्वेदिक वैद्य, जैसे आजकल आप सब जानते हैं कि कोरोना का हमारे पास एक वैक्सीनेशन जो अभी नया डेवलप हुआ है, उसको छोड़ के हमारे पास कोई चिकित्सा अभी तक तो नहीं है। विविध प्रकार की औषधियां हमारे पास जो भी कुछ थी, उन सारों का हम लोग जितने भी हमने सारे औषधियां थी हमने मेडिसिन एलोपैथिक के हिसाब से आप उनके नाम देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अलग प्रकार के, मतलब कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है एंटीबायोटिक्स थे। उसमें पिप्टाज ले लीजिए या फिर मेरोपेनम ले लीजिए, सेफलोस्पोरिन्स ले लीजिए, जितने भी एंटीबायोटिक्स थे हमने सारे यूज किए। उसके अलावा हम कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो थे, उनमें से टोसालिजुमाब, पेटालिजुमाब, ये सारे ड्रग्स हमने किए, या फिर उनको देने के बाद भी रेमडेसिविर नाम का एंटीवायरल ड्रग जो कि एबोला के लिए प्रसिद्ध हुआ था कुछ 2-3 साल पहले, वो ड्रग हमने बहुत ही ज्यादा प्रमाण में दिया। लेकिन अभी तक का जो रिसर्च हमारे पास डाटा उपलब्ध है आधुनिक विज्ञान के पास, उनमें से किसी भी औषधियों का अभी तक सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आया है। और हम मोर्टेलिटी जरूर हमने कम कर लिया है, लेकिन कोरोना वायरस के लिए कोई दवाई आज भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आज का समाज जो है आयुर्वेद की तरफ बहुत ही आस की तरह से देख रहा है, या फिर बहुत ही होप्स हैं आयुर्वेद की तरफ से। और इसीलिए आयुर्वेद निरंतर प्रयत्नशील रहता है कि हम इसके ऊपर अपनी दवाइयाँ या फिर अपने चिकित्सा सिद्धांत को अच्छे से यूज कर सकें। देखिए आयुर्वेद अगर कहा जाए तो लोग समझते हैं कि आयुर्वेद है क्या, तो आयुर्वेद लोग समझते हैं कि जड़ी बूटियों की दवा का एक सिस्टम है, जो जड़ी बूटी मतलब वनस्पतियों के पत्ती, जड़, मूल, फल, ऐसा चीजें दे के आपको ठीक कर देते हैं। या फिर कुछ लोग समझते हैं कि आजीबाई का बटवा, इस प्रकार से भी आयुर्वेद को पहचान है। कुछ ज्यादा से ज्यादा लोग तो मतलब टेक समझते हैं कुछ की ऐसे है, लेकिन ऐसा नहीं है।
आयुर्वेद का मतलब ही होता है कि आयु और वेद, इसमें जो दो शब्द बने हैं, इसमें आयु का मतलब होता है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, ये जो चार चीजें हमने बताई, और इन चारों का संयोग, शरीर जो बॉडी है, इंद्रिय मतलब हमारे सेंस ऑर्गन, शरीर, इंद्रिय, सत्व मतलब हमारा मन, माइंड जिसे कहा जाता है, और चेतना जिसको आत्मा हम कहते हैं, जो यूनिवर्सल पावर है, ये चार चीजों के संयोग को हम आयुष कहते हैं या फिर आयु यह शब्द कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन सारी चीजों का कंटिन्यूटी, नित्य बना रहना 24/7, हम उसको आयु कहते हैं। और वेद का मतलब होता है जानना, उसको समझना। तो आयुर्वेद का मतलब होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सिर्फ एक फिक्स नॉलेज नहीं है, एक कंटिन्यूअस साइंस है, जिसमें हम मानवीय शरीर के, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इन सारों से युक्त ऐसे शरीर की चिकित्सा और उसकी स्थिति और उसको दीर्घायुष्य प्राप्ति हो, इसके बारे में हम आयुर्वेद के सिद्धांत में है जो है बताया गया है। मूल रूप से अगर हम देखें तो जीवन जीना कैसे है, साथ ही साथ निरोगी जीवन कैसे जीना है, बिना व्याधि के, बिना किसी विकार के दीर्घायुष्य की प्राप्ति कैसे हो। मतलब दीर्घायुष्य तो आपको मिल गया, लेकिन दीर्घायुष्य मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो गई। लोग बोलते हैं कि दीर्घायुष्य भवः, आशीर्वाद देते हैं बड़ों का, जब हम पैर छूते हैं तो बैठते हैं, कहते हैं कि दीर्घायुषा भव, या फिर शतायुषा भवः, जीवेत शरद शतम, लोग आशीर्वाद देते हैं। लेकिन 100 साल जी के क्या मतलब, अगर आप बेड रिडन हैं, मतलब बिस्तर पे पड़े हुए हैं, कोई बीमारी हो गई है या फिर बहुत सारी दवाएं खा रहे हैं, तो ऐसे दीर्घायुष्य का क्या मतलब। लेकिन इसीलिए आयुर्वेद का सिद्धांत ही ऐसा है कि आपको दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, प्लस आप निरोगी भी रहें, तो आपको ये अपनी लाइफ का कुछ मतलब निकल पाएगा। और आयुर्वेद का तो टारगेट है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, व्याधि तस्य व्याधि परिमोक्षणम, मतलब कि जो रुग्ण ऑलरेडी स्वस्थ हैं उनको स्वस्थता को उनको बनाए रखना, और जो बीमार हो गए हैं उन्हें बीमारी से मुक्त करना, उनके रोगों को मुक्त करना और उनको स्वस्थ बनाना, और स्वस्थ बना के उनकी स्वास्थ्य को फिर से मेंटेन रखना। तो ये आयुर्वेद का टारगेट है, ये मतलब कि इसको बनाए रखना है। तो अभी जो मैंने बताया ये आयुर्वेद के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया कि आयुर्वेद एक्चुअल में क्या है, और आयुर्वेद के टारगेट्स क्या हैं, आयुर्वेद के एम्स क्या हैं। और यही एम के साथ आयुर्वेद कोरोना के भी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए उद्युक्त है, प्रयत्न है। मैं और मेरे जो सीनियर वैद्य हैं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में, हर जगह आयुर्वेद से ही मेरे जो सहपाठी हैं आयुर्वेद से विविध प्रकार के कोरोना के पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। पेशेंट्स कोरोना के ऊपर जो कोरोना से रिलेटेड, मैं कोरोना की दवा नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि कोरोना इस व्याधि जो पेंडेमिक है इसमें जो लक्षण है, उन लक्षणों की चिकित्सा हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है, और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और काफी अच्छा रिजल्ट है। अब इसके लिए हम कहेंगे कि, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट में बता दूं कि लोग कहते हैं कि कोरोना जो है वायरस, हम देखेंगे कि एक दूसरे से संपर्क से आने से बढ़ता है, मतलब कि टच से। हम देखेंगे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, सब अपने अपने घर में कैद हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसा पता चला है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, आपके छींक से, खांसी से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से कोरोना व्याधि का प्रसार हुआ है। तो इसको रोकने के लिए ही ये सारी चीजें लॉकडाउन, ताकि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संपर्क न आ सके। लेकिन ये क्यों है, और इसका आयुर्वेद में कहीं वर्णन है क्या, तो जी हाँ, वर्णन है। आप देखेंगे सुश्रुत निदान स्थान में कुष्ठ निदान जो है, वहां पे बताया गया है कि प्रसंगात गात्र स्पर्शनात् सहियाशय संसर्ग निश्वासात सह भोजनात्, जिसका मतलब होता है कि एक दूसरे के स्पर्श से, एक ही बिस्तर को, एक बिस्तर शेयर करने से, एक ही जगह पे आप दोनों सो रहे हैं या फिर बैठे हैं, या फिर एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, गान गंध माल्य उपसेवनात्, मतलब कि कोई परफ्यूमरी है या फिर कपड़े हैं, ये एक दूसरे से आप शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे कारणों से जो संसर्गज व्याधि होता है वो फैलने का कारण बना रहता है। इसको हम आयुर्वेद में करीब 3,500 साल पहले से जानते हैं। ये कुछ नया नहीं है, 3,500 साल पहले से हम आयुर्वेद में इसको बताया गया है, सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है।
तो अभी तक तो यहाँ पे बता दिया गया है, तो हमें लॉकडाउन के लिए जो बताया गया उसके नियमों का पालन करना है। मास्क वगैरह जो चीज़ें हैं, हाथ को धोना, कुछ लोगों को सैनिटाइजर से हाथ धोने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो गोमूत्र को डाइल्यूट करके, मतलब गोमूत्र में 10 गुना पानी मिला के भी उसका आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर गोमूत्र में कुछ प्रमाण में हल्दी, टर्मरिक जिसे कहते हैं, 10 गुना गोमूत्र को डाइल्यूट कीजिए, उसमें हल्दी कुछ प्रमाण में, मतलब जैसे कि अगर आप 1 गिलास अगर गोमूत्र ले रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 5 चम्मच अगर आप हल्दी मिलाते हैं, तो ऐसा जो द्रव्य है आप अपने हैंड वॉश के लिए और अब घर में छिड़काव के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके रिसर्च काफी हो चुके हैं गोमूत्र के ऊपर, और हल्दी टर्मरिक के ऊपर आप तो सभी जानते हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो चिकित्सा के हिसाब से अगर हम देखें, तो पहली बात तो आप सभी को अपने मन में कोरोना से डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, एक व्याधि है, उसकी चिकित्सा भी है, तो डरिए मत। और एक भय का वातावरण भी मत फैलाइए। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, या फिर न्यूज चैनल्स में हम जब टीवी ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि न्यूज बताया गया था कि इस हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लोग मरीज रोड पे घूम रहे हैं और रोड पे मर रहे हैं, या फिर श्मशानों में चिता जलाने के लिए जगह नहीं है, लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। इस प्रकार की नेगेटिव न्यूज नहीं फैलाना चाहिए। उसके जगह पे आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाइए, अपना यूनियन बनाइए, अपना संगठन बनाइए। जिस प्रकार से एबीवीपी ने इस पूरे काल में काम किया है अलग अलग जगह पे, कोरोना का स्क्रूटनाइजिंग करना हो, या फिर किट बांटना हो, दवाइयां बांटना हो हर जगह, इस प्रकार के जो संगठन के तौर पे हम काम किए हैं, इस प्रकार के संगठन के तौर पे काम करने से समाज में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलता है और लोगों के मन से डर का माहौल कम होता है। लोगों को जागरूक कीजिए, लेकिन उन्हें डराइए मत। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि आयुर्वेद में एक शंका विष का कॉन्सेप्ट है। शंका विष का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी अंधेरे घने जंगल में कहीं जा रहे हैं और आपको डर लगा है कि कुछ सांप वगैरह कहीं काट न ले अंधेरे में, तो और गलती से आपके पैर में अंधेरे में चल रहे हैं और पाँव में कांटा भी चुभ गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि सांप ने ही काट लिया है। और उस कांटे से आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे, लेकिन इस भावना से कि नहीं मुझे सांप ने ही काटा है, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपको बुखार आ सकता है, हो सकता है आपको हार्ट अटैक भी आ जाए। ऐसा कॉन्सेप्ट एक शंका विष करके आयुर्वेद में दिया गया है। तो इस प्रकार की शंका जो लोग निर्माण कर रहे हैं कि नहीं, सर्दी खांसी, सादी सर्दी खांसी हुई है, जैसे कि 2019 दिसंबर से पहले लोगों को सर्दी खांसी, जो सबसे कॉमन बीमारी होती थी, मतलब सर्दी खांसी बुखार, गले में खिंचखिंच, ये बहुत ही कॉमन है, साथ में बुखार, हल्का बुखार लेके, तो ये तो बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाके आप दवा लेते थे, हफ्ते भर में ठीक हो जाता था। लेकिन अब भी, और जब किसी को सर्दी खांसी हो रही, तो एक रुग्ण के मन में एक नेगेटिव वाइब्रेशन तैयार हो जाते हैं कि नहीं मुझे कोरोना ही हुआ है, और वो सादे दवाइयों से पहले शुरुआत न करके तुरंत जाके कोरोना का टेस्ट करवाना, और उसके लिए पूरे घर में एक भय का वातावरण तैयार हो जाना, रोना बिलखना और सबको डरा देना, ये जो है ये बहुत ही गलत बात है। तो थोड़ा सा अपने आप को भी समझाइए, अपना सत्व जो बोलते हैं उसको बढ़ाइए, और लोगों में नेगेटिव वातावरण मत फैलाइए। दूसरी चीज है कि स्वतः डॉक्टर मत बनिए। पहली बात कि जब हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं, तो नहीं कुछ नहीं है, ये क्या हुआ है तुम्हें, तो सर्दी हुई है, खांसा तो खांसी हुई है, तो आप एक काढ़ा ले लो, ये काढ़ा अमुक काढ़ा दे दीजिए, ये इनको अमुक काढ़ा दीजिए, तो इसमें क्या डालना है काढ़े में, तो इसमें मरीच डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए। अब उसका कोई प्रमाण फिक्स नहीं है, कुछ कंटेंट उसमें क्या डाला गया है वो भी फिक्स नहीं है, या फिर कोई एलोपैथिक की दवा जाके मेडिकल से उठा ली और खा ली। तो ऐसा मत कीजिए, आप अपने नजदीक के डॉक्टर के पास जाइए। हम ये नहीं कहते कि तुरंत आप कोरोना का टेस्ट ही करवा लीजिए, पहले 2 दिन 3 दिन जो है आप अपने आप को समय दीजिए, अपने शरीर को समय दीजिए। हाँ, यदि 2 दिन 3 दिन बाद भी आपके लक्षणों में बिल्कुल कमी नहीं हो रही है, तो जरूर अपने नजदीक के जो सेंटर है वहां पे जाके अपने कोरोना का परीक्षण करवाइए, और जैसा उपयुक्त हो वैसा दवा लीजिए। आप अगर हाइपर हो जाएंगे, तुरंत भयभीत हो जाएंगे, घर वालों को भयभीत कर देंगे, तो इससे एक नैराश्य और भय का वातावरण आपके घर में तैयार हो जाएगा, जो कि आपके शरीर के लिए, खुद के लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए। स्वतः वैद्य या फिर डॉक्टर मत बनिए, अपने नजदीक के डॉक्टर के पास जाके उनका सलाह मशवरा लीजिए और इस हिसाब से आप दवाइयाँ लीजिए।
जैसे कि अभी बीच में गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटोकॉल निकाला था आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से कि आयुष काढ़ा पीना है। तो ठीक है, आयुष काढ़ा पीना है, लेकिन वो कौन बताएगा कि काढ़ा कब पीना है, कब बंद करना है, इस सारी चीजों का जानकारी कौन देगा? तो ये आपको एक आयुर्वेदिक वैद्य या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर ही दे सकता है। तो अपने नजदीक के आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाइए और उनसे सलाह मशवरा करके ही इन सारी चीजों का सेवन कीजिए। क्योंकि लोग समझते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों को किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। ये बहुत ही गलत अवधारणा है। आयुर्वेदिक दवाइयों को बहुत ही अ, बुरे टाइप के भी साइड इफेक्ट्स आते हैं और अलग अलग प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं, मृत्यु भी हो सकता है। तो कभी भी ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आयुर्वेदिक दवाइयों को साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स रिएक्शंस नहीं होता। अपने वैद्यों की सलाह से लीजिए। तो इसके बाद हम चिकित्सा की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट द्वारा, आयुष मिनिस्ट्री द्वारा आयुष 64 नाम का एक टैबलेट बनाया गया है, जो इसके पहले की बहुत सारे व्याधियों में हम यूज कर चुके हैं। तो ये आयुष 64 जो टैबलेट है, ये गवर्नमेंट द्वारा आपको मिलेगा। और गवर्नमेंट के आयुष मिनिस्ट्री के बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स या फिर नज़दीक के जो मेडिकल है वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। और परंतु इसका आप सेवन जो है अपने वैद्य की सलाह से ही लीजिए, या फिर आयुष काढ़ा लेना या फिर किसी अलग प्रकार के भी काढ़ा का अगर आपको सेवन करना चाहते हैं आप सेवन कीजिए, परंतु इसको अपने वैद्य की सलाह से ही कीजिए। किसी भी प्रकार का अपने मन से इसकी चिकित्सा को मत लीजिए। ठीक है। तो यह दूसरी चीज, आज तक जो वैद्य आजकल सेवन कर चिकित्सा कर रहे हैं कोरोना पॉजिटिव या फिर कोरोना में जिनके लक्षण बढ़ गए हैं, तो वैसे आप हम स्टेज देखेंगे तो माइल्ड टू मॉडरेट इस लेवल पे जो कोरोना के सिम्टम्स हैं उसमें भी आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग दिया जा रहा है। गवर्नमेंट से प्रोटोकॉल्स आए हैं और उन दवाइयों का यूज किया जा रहा है और उसके ही बहुत अच्छे और उत्तम रिजल्ट हैं। पेशेंट को जो ऑक्सीजन लेवल लग रहा है 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। पेशेंट 6 लीटर, 7 लीटर से 2 लीटर, 3 लीटर पर लाए जा रहे हैं, या फिर जिनको 2 लीटर, 3 लीटर लग रहा है वो उनका कम हो जा रहा है, वो विदाउट ऑक्सीजन आ जा रहे हैं, रूम एयर पे आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आयुर्वेदिक दवाइयों से पेशेंट्स पा रहे हैं। इवन कुछ हमारे जो सीनियर वैद्य हैं, इवन जो पेशेंट आईसीयू में हैं, हालत खराब है, जिनको ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा प्रमाण में लग रहा है, एनआईवी पे, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पे जिनको रखा गया है, ऐसे पेशेंट्स को भी जब ये दवाएं दी जा रही हैं आयुर्वेदिक दवाएं, तो उनको भी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आया है और उनकी ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कम हुई है, उनके शरीर के जो लक्षण कम हुए हैं, उनके ब्लड पैरामीटर्स जो बढ़े हुए थे, इन्फ्लेमेशन, वो कम हुए हैं और रुग्णों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिला हुआ है। तो एक घर पे जो करने वाली चीजें हैं, जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि ये जो तकलीफ है फुफ्फुस का मतलब आपके लंग्स का डिसऑर्डर है। तो इसमें श्वास के द्वारा ये व्याधि हो रहा है और श्वास के ही द्वारा हम दवाइयों का सेवन अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसमें गर्म पानी का भाप लेना, वाफ घेणं असं ज्याला म्हणतात, तो कपूर वगैरह डाल के या फिर पुदीने का जो क्रिस्टल्स आते हैं मार्केट में आप देखेंगे, या फिर पुदीने का तेल आता है, इन सारी चीजों को, नीलगिरी के तेल आते हैं, इनको पानी में डाल के आप टॉवेल ओढ़ के जो भाप लेते हैं तो उससे आपके नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर गले में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, सांस लेने में तकलीफ है, तो उनमें बहुत ही अच्छा कपूर का सेवन जो है पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के उसका भाप लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अति मात्रा में मत कीजिए। ये सारी चीजें भी डॉक्टरों की सलाह से लीजिए। हम कुछ मसालों का अपने खाने में उपयोग करते हैं, तो वो भी जैसे कि लौंग है, इलायची है, अदरक है, कड़ी पत्ता है, जीरा है, सरसों है। ये जो मसाले, अपना भारतीय खाना जो है मसालों से भरपूर होता है और इन्हीं की वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग रहता है। तो मसालों का एक योग्य मात्रा में खाने में यूज कीजिए। हम इसको अति मात्रा में भी सेवन नहीं करने के लिए कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी आयुर्वेद के हिसाब से जो कोरोना का लक्षण दिख रहा है, मॉडर्न के बारे में हम बात नहीं करेंगे ज्यादा, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो इसमें कफ का स्थान है। मतलब स्थान जो फुफ्फुस या फिर लंग्स जो है, ये कफ का स्थान है। और जो लक्षण हमें दिख रहे हैं पित्त के दिख रहे हैं। मतलब कि कफ के स्थान पे पित्त के लक्षण हमें दिखना या फिर सार्वदेहिक पित्त दिखना, ज्यादा से ज्यादा छोटी भाषा में कहें तो त्रिदोषज है। मतलब वात, पित्त, कफ तीनों दोष इस व्याधि में है।
परंतु अधिक मात्रा में हम अगर देखेंगे तो पित्त प्रधान और कफ अनुबंधी या फिर कफ प्रधान पित्तानुबंधी अलग अलग रुग्णों में अलग अलग प्रकार के लक्षण हमें दिख रहे हैं। लेकिन कफ और पित्त ये जो दो हैं प्रधान रूप से हैं। तो ऐसे में आपको अपने कफ का रक्षण करना है। ये जो वसंत ऋतु अभी जस्ट गया और इसमें जिस हिसाब से आप देखेंगे कि म्यूकर माइक्रोसिस या फिर फंगल एक्टिविटी वाले जो नए चीजें आजकल आई हैं तो ये इस काल में आ सकती हैं। इसके अलावा सुगंधी द्रव्यों को मुंह में रखना, जैसे कि दालचीनी हो गई, कपूर का थोड़ा सा अल्प प्रमाण हो गया, अदरक हो गया, लवंग हो गए, इलायची हो गई, इसको मुंह में अगर आप दिन भर रखते हैं थोड़ा थोड़ा समय में खाने के बाद भोजन उत्तर, तो बहुत ही अच्छा होगा। प्लस डेंटल हाइजीन और ओरल हाइजीन का भी ध्यान रखिए। जो दातुन है या फिर अलग अलग प्रकार के जो पेस्ट आते हैं, आयुर्वेदिक पेस्ट मार्केट में अलग अलग प्रकार के अवेलेबल हैं, उसको भी आप मुख अपने स्वच्छ रखिए। इसके अलावा स्वच्छता की बात है, मतलब पर्सनल हाइजीन के बारे में हम जो बात करते हैं उसको ध्यान में आपको रखना है। घर का अपने धूपन कीजिए। लोबान आता है या फिर अलग अलग प्रकार के धूपन द्रव्य मार्केट में अवेलेबल हैं, या फिर नीम का पाउडर, त्रिफला का पाउडर मार्केट में मिलता है, उससे घर को अपने धूपन कीजिए जिससे सूक्ष्म जंतु या फिर कृमि है वो आपके घर में न बढ़ पाए। इसके अलावा आयुर्वेद के ग्रंथों में कड़ू तेल मतलब कि भी सरसों के तेल का दिया जलाने के लिए कहा गया है घर में। तो शाम सवेरे कम से कम अपने घर में ये दिया अगर जलाएंगे तो उसका भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होता है और उसके वजह से आपके घर में आ, इसके एक उचित और अच्छे प्रमाण आपको मिलेंगे। हेलो, यस सर, बोलिए। आवाज आ, आवाज आ रही है? हाँ सर, मेरा आ रही है। हाँ, वीडियो बंद है, सिर्फ ध्यान रखिएगा। ठीक है। यस यस, हाँ कोई हाँ बात तो हाँ, इसके अलावा हम और चीजें देखेंगे तो जो मन को आयुर्वेद में जो होता है, स्वस्ति आयुर्वेद में जो चिकित्सा होती है तीन प्रकार की होती है। वो तीन प्रकार की जो चिकित्सा होती है उसको हम कहते हैं युक्ति वपाश्रय, दैव वपाश्रय और सत्वाजय। तो सत्वाजय युक्ति वपाश्रय तो हम जो दवाइयाँ अपने एक वैद्य को दिखाने के बाद बुद्धिपूर्वक जो दवाइयाँ देते हैं वो युक्ति वैपाश्रय में आ जाती हैं। उसके बाद जो दो पार्ट बचते हैं सत्वाजय और दैव वैपाश्रय। तो सत्वाजय में मतलब लोगों के मन का जो भाव है उसको उत्तम करना, विल पावर स्ट्रांग करना, इसको सत्वाजय में लिया जाता है। और जो लास्ट वाला होता है दैट इज कॉल्ड एज दैव वपाश्रय, जिसका मतलब होता है दैविक चीजों की उपासना करना। उसमें क्या आता है तो स्वस्ति वाचन करना, होम करना, यज्ञ करना, मंत्रों का विविध प्रकार का जो जप है। हमारे हिंदू साहित्य में अगर आप देखेंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन आता है, या फिर रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ आता है। हनुमान जी के जो मंत्र आते हैं अलग अलग आते हैं। हालांकि मंदिर बंद है लेकिन इन सारी चीजों का जो मंत्रों का उच्चारण आप घर पे कर सकते हैं। गायत्री मंत्र है, इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपके मानसिक लेवल पे आपका मन बहुत ही उत्तम रहेगा, आपका सत्व बहुत अच्छा बना रहेगा। तो इन जो दैव पाश्चात्य जो चिकित्साएं हैं उनका भी उपयोग कीजिए, क्योंकि ये जो आपदा आई है इस समय जो पैंडेमिक है ये कहीं ना कहीं एक दैवीय कारण भी इसको आयुर्वेद में देखा जा रहा है। तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो हमने बताया आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम पथ्य और अपथ्य आपको बताएंगे कि क्या खाना है, क्या पीना है और क्या खाना नहीं है। तो हम अगर अपथ्य बोलेंगे जिसमें खाना पीना नहीं है तो वो जो चीजें हैं शीत जल का सेवन मतलब ठंडा पानी पीना, फ्रिज का पानी लेना, बर्फ खाना या फिर कोल्ड ड्रिंक्स लेना ठंडा, ये सारी चीजों का आप सेवन न करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज जंक फूड, पैकेट फूड, इन सारी चीजों का सेवन न करें। दिन में न सोएं। यदि आपको कोई बीमारी नहीं हुई, आप स्वस्थ हैं, तो दिन में कृपया करके न सोएं। उससे आपके शरीर का कफ और बढ़ेगा और बीमारी और बढ़ सकती है। साथ ही साथ दही जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि शरीर में पित्त को बढ़ाने का काम करता है, कफ को बढ़ाने का काम करता है, तो दही दही आइसक्रीम, लस्सी, ऐसी चीजों को मत सेवन करें। और फलों में जो आता है तो केला, पपैया और चीकू, इन सारी तीनों चीजों से कफ बहुत ही ज्यादा प्रमाण में बढ़ता है, तो इनका भी सेवन न करें। उसके अलावा जो तले हुए पदार्थ होते हैं जैसे पापड़ है, डीप फ्राइड पापड़ है, या फिर डीप फ्राइड कोई मसालेदार कोई आइटम है जो तल के बनाया जाता है, पूरियां हैं,
ज्यादा प्रमाण में आपने ले ली, या फिर कोई भी तला हुआ आइटम जो है, पकौड़ी है, ये सारी चीजों का, भजी जिसको कहा भजिया कहा जाता है, इन सारी चीजों का सेवन न करें। साथ ही कुछ बेकरी आइटम्स आते हैं जैसे कि पाव, क्योंकि ये फर्मेंटेड करके बनाए जाते हैं। फर्मेंट का मतलब ही होता है कि इनकी एसिडिक पीएच में ये बनते हैं। फर्मेंट का मतलब जो होता है, एसिडिक पीएच में इनको बनाया जाता है, तो इससे भी आपके शरीर का पित्त बढ़ जाएगा। तो जैसे कि जो फर्मेंट करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ऑलमोस्ट साउथ इंडियन कुछ प्रोडक्ट हैं जो इडली है हो गया, या फिर जिसे फर्मेंट करके 2 दिन फर्मेंट करके बनाया जाता है, पाव हैं, ये सारी चीजों को कम सेवन करें। साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मसालेदार स्पाइसी, जैसे कि नॉनवेज का कुछ भाग है बहुत ही ज्यादा, उसको मत सेवन कीजिए। नॉनवेज तो फिलहाल हम कहेंगे कि जब तक कोरोना है कुछ लोग इसको बंद करें। अ, एक आयुर्वेद में देखिए नॉनवेज खाने के लिए मना नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ये आपके पचन को खराब कर सकते हैं। नॉनवेज जो है पचने में जड़ है, और काफी समय लगता है इसको पचने में। यदि जिसकी पचन शक्ति कमजोर है, प्लस ये जो काल आप चल रहा है आप समझ रहे हैं, और ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी काल में आपका पचन वैसे ही कमजोर हो जाता है, तो नॉनवेज वगैरह जैसे पदार्थों का सेवन न करें। इससे आपकी क्षमता और कमजोर हो सकती है। ये तो हो गई कि खाना क्या नहीं है उसके बारे में बता दिया। इसके अलावा क्या खाना है वो भी बताना जरूरी है। तो खाने में आपको हल्का सुपाच्य, जो जल्दी से पच जाए, ऐसे आहार का सेवन करना है। तो इसमें जो आता है आपका जो ट्रेडिशनल इंडियन खाना है, दाल चावल रोटी भाजी, और अल्प प्रमाण में अचार या फिर चटनी जो हो गया, अलग अलग टाइप का, पुदीना हो गया, और जो पुदीने की चटनी है, आम की, कच्चे आम की चटनी है, अल्प प्रमाण में, छोटे मतलब कि जीभ में सिर्फ लगाने के लिए, टेस्ट के पर्पज में इसका उपयोग जरूर करें। खिचड़ी है, विविध प्रकार की खिचड़ी बनती है। मैंने तो दही के लिए मना किया है, लेकिन उसी का ताक बनाया जाता है जिसको तक्र या फिर मट्ठा कहा जाता है, उसका जरूर सेवन करें, बहुत ही अच्छा होता है। लाजा मंथ मतलब साड़ी के लाया, जिसको हम नाग पंचमी में या फिर दिवाली पूजन में या फिर अलग अलग प्रकार की पूजा में लाजा या फिर लावा जिसको हिंदी में कहा जाता है उपयोग करते हैं। इसका भी हम उपयोग अपने पानक के स्वरूप में, मतलब विविध प्रकार के पेय पदार्थ के रूप में पीने के लिए यूज कर सकते हैं। करना क्या है, आपको सिर्फ एक मुट्ठ भर लाजा लाना है, 1 लोटा पानी में उसको भिगो देना है, 10 मिनट तक रखना है, वो फूल जाएगा। हाथों से उसको मसल लेना, उसको छान के आधा चम्मच शक्कर डाल के उसको पीने से आपको काफी हल्का फील होगा और शरीर में ताकत जैसी फीलिंग होगी। तो ये लाजा मंत्र जो है बहुत अच्छा है। विविध प्रकार के पानक मार्केट में आपको मिलेंगे, शरबत मिलेंगी, नींबू शरबत है, कोकम शरबत है, और अभी ये जो पन्ना वगैरह आता है, कैरी का पन्ना वगैरह, वो है। फल भाजियों में आप जो फल भाजियां हैं जिनकी वेल लगती हैं, जैसे कि आप देखेंगे तरोई हो गया, कोहड़ा हो गया, करेला हो गया, ये जो जिनकी वेल होती हैं, लताओं पे उगती हैं, ऐसी भाजियां, ऐसे फल भाजियां, और अल्टी पल्टी करके आप मार्केट में जितनी भी भाजियां मिलती हैं उनका आप सभी का सेवन कर सकते हैं। तो आपके खाने में चावल थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि वो पचने में जड़ होता है, और जितना हो सके जूना चावल खाने का यूज करें। खाने में दूध का प्रमाण लीजिए। दूध में एक ट्रेडिशन निकला है कि गोल्डन मिल्क नाम का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम रात के समय सोते समय 1 कप भर दूध, उसमें थोड़ा सा हल्दी, एक चुटकी और सौंठ और हल्का सा शक्कर मिला के इसको रात को सोते समय लेंगे, तो आपके जो लंग्स हैं उसको काफी बल मिलेगा। हाँ, यदि आपको बीमारी है, बुखार वगैरह है, तो ऐसे कंडीशन में दूध मत लीजिए। अगर आपको बुखार नहीं है, आप अपने स्वस्थ वर्धन के लिए लेना चाहते हैं, तो जरूर हल्की सी हल्दी, सौंठ और थोड़ा सा शक्कर मिला के रात को सोते समय दूध लें, गर्म दूध लें, बहुत ही अच्छा आपको इसमें रिजल्ट आएगा। इसके अलावा आपको गेहूं से बने पदार्थ जो हैं, गेहूं की रोटी, गेहूं के चावल के, गेहूं के आटे की जो रोटियां होती हैं अलग अलग प्रकार की, फुल्का रोटी, मैं पराठे की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसमें फिर से तेल वगैरह का यूज हो जाएगा। तो फुल्का रोटी, ये सारी चीज़ों का सेवन कीजिए। भाजी में बटाटे जैसी चीज़ों का अल्प प्रमाण में यूज कीजिए, और कम से कम उपवास रखिए, शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, योगासन के बारे में अगर बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार के योगासन हैं। अभी फिलहाल इस काल में बहुत ही हेक्टिक योगा करने की जरूरत नहीं है, परंतु आप घर में बैठकर जो प्राणायाम है, रेचक, कुंभक, नाड़ी शुद्धि, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, सूर्य नमस्कार जो हैं, अपनी इच्छा अनुसार और अपनी शक्ति के अनुसार इसको हम कर सकते हैं। देखिए, अभी तक जो मैंने पूरा बताया, इन सभी का सार इतना है,
कि मैं इस पे देखिए कोई दवाई पर्टिकुलर में आयुष 64 और कुछ आयुष काढ़ा के सिवा अलग से नहीं बताया, क्योंकि आयुर्वेद में ये समझा जाता है कि पुरुषम पुरुषम भिक्ष, हर पुरुष की प्रकृति दूसरे पुरुष की प्रकृति से बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग अलग एज ग्रुप में होते हैं। इसी सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन हम्म, थोड़ा और अभी पैचअप करना पड़ेगा क्योंकि टाइम जी लिमिट क्रॉस हो चुका है सर, जी जी, प्लीज। 5 मिनट, हम 5 मिनट लेंगे। यस। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो भी दवाइयां आप ले रहे हैं अपने आयुर्वेदिक वैद्यों की सलाह से लें, सलाह मशवरा करके लें। अपने मन से कोई दवाइयां मत लें, क्योंकि हर इंसान की, हर पुरुष की अपनी अपनी प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए उनको दी जाने वाली दवाइयां भी अलग अलग होती हैं। तो आप अपने अपने जो नज़दीक के डॉक्टर होंगे उनके यहाँ से जाके उनके सलाह मशवरा से दवाई लीजिए। अगर आपके आपके नज़दीक में किसी वैद्य का पता है तो आप संपर्क कीजिए। हम 24 हमारी जो पैनल है वो आपको नित्य वहाँ के नज़दीक के आयुर्वेदिक डॉक्टरों का आपको नंबर उपलब्ध कराएंगी, और उससे आपको वहाँ के नज़दीक के डॉक्टरों से मिलने में सफलता होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस अगर होंगे कुछ तो जरूर शेयर कीजिए, जरूर क्वेश्चन पूछिए। स्वस्थ रहिए, अपने घर वालों को स्वस्थ रखिए, और किसी भी प्रकार की भीति या फिर भय में मत रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत अपने नजदीक आयुर्वेदिक वैद्य को दिखाइए और चेक कीजिए। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बढ़िया सेशन लिया। आपने ऐतिहासिक और वैदिक और मॉडर्न साइंस के बारे में भी जिक्र किया, और लास्ट में आपने बहुत ही अच्छे अच्छे नुस्खे भी बताए जो मुझे उम्मीद है कि सभी को हेल्पफुल साबित होंगे। तो आखिरी में इस सेशन को एंड करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्या कोई कुछ डाउट पूछना चाहेगा सर से? कोई डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन कोविड और आयुर्वेदा से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक सवाल पूछूं क्या? हाँ मैम, पूछिए। जरूर। अ, मैं भी यहाँ कार्यकर्ता हूँ, और जी अभी फिलहाल एक डर जो मन में बैठ गया है कि डॉक्टर बोलते हैं तुरंत एडमिट हो जाओ, फिर वो फैबी फ्लू ले लो, फिर वो अभी तो वो डर कम हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल में न जाने के लिए अगर तुरंत अच्छी दवाइयाँ बाहर उपलब्ध हो, इसलिए क्या आप हमें ऐसे 5-6 डॉक्टर्स के नंबर दे सकते हैं क्या, कि ये हमें अच्छा भरोसा दिलवाए, और ये कि आप यहाँ जाइए तो आपको गारंटी कुछ तो हद तक हो जाएगा। अभी एक कार्यकर्ता का अनुभव था, ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ। हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया, तुरंत बताया 50% आपका चांसेस नहीं है, 24 ईयर एज, और बोला 50-50 चांसेस है, कल से रेमडेसिविर। तो हमने उठा के यहाँ थाना में लाया, एडमिट किया, उसको एक भी दवाई की जरूरत नहीं लगी, वो अट्टा कट्टा इम्यूनिटी अच्छी थी। तो ये डर जो मन में बैठ गया है वो निकालने के लिए हमें कुछ डॉक्टर्स की नंबर्स की अगर आप उपलब्धता करवा देंगे तो काफी अच्छा होगा। एक 4-5 तो डॉक्टर जो हमें हर इलाके से, तो ऐसी लिस्ट अगर आप जो अपने अपने में रहेगी, कोई बात नहीं, पब्लिश करने की जरूरत नहीं, तो अच्छा रहेगा, बहुत जरूरी है जो। जी, मैं आपका बात समझ गया, आप जो कह रहे हैं, और मैं इसके लिए बिल्कुल प्रयत्न करूंगा कि मैं डॉक्टरों का आपके थाने में और हर जगह पे जहाँ से भी हो नंबर उपलब्ध करा सकूं। जल्द ही जल्द मैं जो आपके थाने एबीवीपी से है उससे संपर्क करके मैं ये नंबर्स और उन डॉक्टरों का, वैद्यों का नंबर आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा, जहाँ से आपको आप जैसा अपेक्षा रख रही हैं उस हिसाब से आपकी चिकित्सा हो जाएगी। लेकिन आपने जो केस बताया कि सडन केसेस बढ़ जाते हैं या फिर लक्षण बढ़ जाते हैं, तो वही मैंने बताया कि खुद डॉक्टर मत बनिए। कभी भी कोई भी बीमारी उत्पन्न हो तो पहले जाके तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी बीमारी तुरंत कोरोना में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट समय बिना व्यतीत किए, बिना समय गवाए जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए। देखिए, कोरोना के लिए या फिर कोरोना जैसे लक्षणों में आयुर्वेद बहुत ही कारगर है, लेकिन अगर आप समय से और स्टार्टिंग से आयुर्वेद के पास अगर हैं तब हम उसके लिए हाँ बोल सकते हैं। आप एकदम हाइपर स्टेज में हैं, मतलब 50% 60% आप ज्यादा समय से निकल चुके हैं, और फिर अगर आप किसी भी पैथी के पास जाएंगे तो बहुत ही कठिन होता है कि आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाला जाए। मैं आपके भय का वातावरण भी समझ गया, तो मैं जल्द से जल्द आप वैसे डॉक्टरों का और वैद्यों का आपको नंबर उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। आप हमारी अभी ये आयोजन किया है उनके पास दे देंगे तो भी मैम चलेगा? जी अध्यक्ष जरूर अध्यक्ष जरूर 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 अंजलि मैम। जरूर।
यस, थैंक यू मिता दीदी ना। Yes, yes, Namita. यस यस, Yeah. थैंक यू, धन्यवाद। जी Thanks जी, for attending, ma'am. थैंक नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम्म, मैं एक ऐड करना चाहती हूँ पॉइंट। जैसे कि आपने बताया कि हमारे वेद में बहुत से ऐसे मंत्र है जो हमें बीमारियों से लड़ने के की क्षमता देते हैं। वैसे दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है जो हमें महामारी से लड़ने की शक्ति देते हैं। जी क्या मैं वो उच्चारण करूं? जी, बहुत अच्छा होगा अगर समय जयंती, होगा तो। या बहुत छोटा सा है। जयंती काली मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री शिवा सर्वदा नमस्तुते। जी, बहुत अच्छा। थैंक यू। जी, अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे हमारे कुछ सब यहाँ पे बात ऐसा नहीं कि सिर्फ मंत्रों का मैंने बात कर दिया या फिर वैदिक मंत्रों का बात कर दिया तो इसे एक हिंदू समाज के तौर पे देखा जाए। मैं जितने भी हमारे इस्लामिक भाई बहन हैं या फिर किसी भी और जाति से या फिर धर्म से हैं, आप अपने अपने धर्मों से रिलेटेड जो भी आपके ग्रंथ हैं या फिर रिलीजियस ग्रंथ हैं, उनका अगर पारायण करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरा सिर्फ इन्हीं हिंदू मंत्रों का ही उच्चारण करने के लिए मैंने नहीं कहा है। मेरा कहने का मतलब यही था कि आप अपने रिलीजियस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जिससे आपके मन को, शरीर को, दोनों को शक्ति मिले, ऐसे चीजों का आप पारायण करें और उनको जरूर प्रैक्टिस करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। जी, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा या कुछ सवाल? मेरा डाउट है, मैं पूछूं क्या? यस, जरूर पूछ सकते हैं आप। हेलो सर, मेरा डाउट ये है कि व्हाई पीपल आर डाइंग ड्यू टू कोरोना, बिकॉज आई एम इन शॉक व्हाई पीपल आर डाइंग। आई एम नॉट गेटिंग द आंसर, कैन यू प्लीज आंसर? madam, we know that the main line of the stream now, the way we are treating is allopathy. You know better than me everywhere. And since yet we don't have any kind of medicines, proven medicines which can treat the corona. So these are the more reasons. And secondly, the मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि कौन से लोग ज्यादा डाई कर रहे हैं। उसमें भी मैंने आपको कारण बताया कि जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर है, 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से रीनल टॉक्सिसिटी है, हिपैटोटॉक्सिसिटी है। और इन सभी कारणों से जब कोरोना के अंतर्गत जब इनकी देखिए, कोरोना का वायरस से लोग नहीं मर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से शरीर जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दे रहा है, उस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स से लोगों की मृत्यु हो रही है, जिसको हम साइटोकाइनिन स्टॉर्म कहा जाता है। मैं ये सारी चीजें, देखिए, मैं आयुर्वेदिक वैद्य हूँ। मुझे जो आधुनिक चीजें मैं बता रहा हूँ मॉडर्न के हिसाब से, ये सारी चीजों का मुझे ज्ञान है। लेकिन एक आयुर्वेदिक वैद्य होने के नाते मेरा चिकित्सा करने का तरीका अलग है और ये जो एलोपैथी साइंस है अलग है। तो अभी तक